Jai Hind everyone, I am Pankaj Kumar and today we are talking about the common seat allocation system. मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी कोर्सेज में, तो फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखनी है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन से वेबसाइट पे करेंगे, क्या लास्ट डेट होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और बाकी तमाम डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वेबसाइट है ugadmission.uod.ac.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। न्यू रजिस्टर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर आपका जो CUT में अपने आपको एप्लीकेशन नंबर मिला तो वही एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालना है जो आपका CUT में था और रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद से वापस सेम एक OTP जाएगी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे, जो कि आपने CUT एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान डाला था। उस OTP को आप डालोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा और अकाउंट बनने के बाद से फिर यहाँ पे आके वापस एप्लीकेशन नंबर CUT वाला डालना है और जो पासवर्ड आपने उसमें सेट किया है रजिस्ट्रेशन के दौरान, और वो पासवर्ड यहाँ डालना है, फिर लॉगिन करना है। ठीक, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे 3 फेज में इसका होने वाला है साइकिल। अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी, फिलिंग द प्रेफरेंस प्रोग्राम एंड द कॉलेजेस एंड द एलोकेशन कम एडमिशन। सो अप्लाई करने के बाद से प्रेफरेंस फिल करने, प्रेफरेंस फिल करने के बाद से देन यू विल गेट एलोकेशन। एलोकेशन जो भी कॉलेज आपको होगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। जो भी बच्चे हैं जनरल, OBC, EWS, उनको 250 रुपये लगेंगे और SC ST और PWD को 100 रुपीज़। और कैंडिडेट जो BFA के लिए या BSc किसी भी ऐसे कोर्स जिसमें वाद्य यंत्र हो या फिर जैसे फाइन आर्ट्स हो या कला के जो कोर्सेज हैं उसके लिए म्यूजिक और बाकी जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पे 400 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी लगने वाली है। फॉर अप्लाइंग ECA एंड स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा देर इज एन एडिशनल फी 100 रुपये। सो ECA और स्पोर्ट सुपर न्यूमरी कोटा के थ्रू अगर अप्लाई करें तो 100 रुपया एडिशनल फी लग रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर कम्प्लीटली ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ CSA कॉमन सीट एलोकेशन 2025। सो फॉर ऑल कम्युनिकेशन अपडेट, सो एडमिशन और अपना लॉगिन जो पोर्टल है आपका, रजिस्टर्ड अकाउंट है, उसको आप बार बार चेक करते रहें। तो इस पे एक बार चर्चा करते हैं। इसमें बहुत कुछ दिया गया है, 72 पेजों का है, बट सब कुछ ना देख के हम लोग क्या चीज़ें देखने वाले हैं वो बात करते हैं। सो जनरल इंफॉर्मेशन, एलोकेशन रूल, प्रेफरेंस फिलिंग, एलोकेशन रूल, सीट एलोकेशन, एडमिशन, अपग्रेड और फ्रीज, कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल, विड्रॉ ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। टाई ब्रेकिंग और रिफंड पॉलिसी, चलो धीरे धीरे करके चीज़ों को देखते हैं। चैप्टर 1 जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? एडमिटिंग स्टूडेंट थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म seat allocation system in 2025 is binding on the college department Central University of Delhi. So यहाँ पे UGadmission.uod पे आप जाके जो भी कॉलेजेस में और सीट का एलोकेशन होगा वो कॉमन सीट एलोकेशन के द्वारा के आधार पे ही कॉलेजेस और डिपार्टमेंट में एलोकेट होंगी सीट। एडमिशन ऑफ ऑल UG program is done on the basis of the eligibility criteria
eligibility, recruitment criteria and procedure specified by the university on its website, undergraduate bulletin of information एंड कॉमन सीट एलोकेशन। तो जो भी एलोकेशन होगा इस गाइडलाइन में, जो जो CSAS या फिर BOI मतलब बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजी में जो दिया गया है उसी गाइडलाइन के आधार पे होगा। ये सारी चीजें पढ़ने का कुछ ज्यादा खास मतलब नहीं है आप लोगों के लिए भी। मस्ट चेक द फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, चलो फेज 1 देखते हैं। हाँ, चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन कॉमन। कितनी फीस कितने कहाँ लगने वाली है, सारी चीजें तो हम लोग ने देख लिया। फिर अब हम लोग चलते हैं फेज 1 में। तो फेज 1 में क्या करना है आपको, आपको वही डिटेल्स जब आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, COT UG का एप्लीकेशन नंबर डालना है, देन ऑटोमेटिकली ऑल द डिटेल्स विल बी लाइक टेकन फ्रॉम द COT UG एप्लीकेशन फॉर्म। तो सारे डिटेल्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है, और फिर उसके बाद से कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको डालनी है वो आप अपने से डालोगे। नया रजिस्ट्रेशन करना है, नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद से फिर आपको OTP जाएगा, OTP से कंफर्मेशन देना है। रजिस्टर्ड OTP कहाँ जाएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी COT UG में रजिस्टर्ड था उस पे जाएगा OTP। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू हैव टू लॉग इन अगेन। जैसे वापस आप लॉग इन करोगे तो फिर किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन ID या ईमेल ID आपको चेंज नहीं की जाएगी। पर्सनल सेक्शन लॉगिन करने के बाद से फिर पर्सनल सेक्शन आपको अपना सारा पर्सनल डिटेल्स डालना है, और बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि इसमें एडिट करने का, फाइनल सबमिट करने के बाद से कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से डालनी है। कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट द PWD कैटेगरी, COT will not be allowed to change his her कैटेगरी इन द CS। तो जो भी PWBD कैटेगरी लिया है उनका कैटेगरी अभी चेंज नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द CW कैटेगरी मस्ट चूज द CW प्रायोरिटी केयरफुली। जो भी CW कैटेगरी ले रहे हैं उनको CW कैटेगरी प्रायोरिटी ध्यान से भरना है उसको। सो जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है मस्ट सेलेक्ट द प्रोग्राम ऑप्शन एंड अपलोड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। तो आपको अपना रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जो कि चैप्टर 20 और 21 में डिटेल में दिया गया है। हम लोग एक बार देखेंगे उसको। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट बैंक अकाउंट डिटेल फील्ड इन हिजर आर वैलिड एंड बिलोंग टू द कैंडिडेट और हिजर इमीडिएट फैमिली मेंबर। तो जो भी बैंक अकाउंट डिटेल आप डाल रहे हो आपका या आपके माता पिता का ही होना सही है रहेगा। सो चेंज बैंक अकाउंट कैन नॉट बी अलाउड, तो इसलिए ध्यान से चीजें डालने। वंस द पर्सनल प्रोफाइल सबमिटेड एंड लॉग्ड, लॉक करने से पहले एक बार चेक करना है। सो पर्सनल डिटेल विल नॉट बी चेंज। सो पेरेंट का नाम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज। सो इसको ध्यान से डालना है। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर लॉग इन डिटेल सच एज COT UG एंड ईमेल ID एंड पासवर्ड। ये सारी लॉग इन डिटेल आपको याद रखनी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट फिर अगर आप भूल जा रहे हो या कोई चेंज करना है तो आपको सपोर्ट दे पाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के academic section. Now let's see the candidate must fulfill all the important and to prove details which is written in their mark sheet या जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गए उसमें। सो आपको जो भी मार्कशीट में और आपके स्कूल से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कॉलेजेस से, तो उनको डिटेल्स को देख देख के सही सही भरना। and fill the mark obtained in the maximum mark theory practical separately as per the 12th mark sheet। so ये important है कि you have to fill mark obtained and maximum mark for theory and practical separately of the 12th mark sheet।
तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का सेपरेटली मार्क्स उधर भरना पड़ेगा। इफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ब्रेकअप इन इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर अ पेपर, एंटर द मार्क ओनली इन द थ्योरी। सो अगर आपका किसी पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो आप प्रैक्टिकल वाले में मार्क्स मत भरना, अपना जो भी मार्क्स होगा थ्योरी वाले सेक्शन में भरना। एंड फॉर दैट पेपर द एंटर जीरो इन द मैक्सिमम theory section for that paper and the enter zero the maximum mark and mark obtained in the practical। so जीरो डाल देना उसमें मैक्सिमम मार्क या प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में, जिस पेपर में आपका प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं हो, ठीक है, जैसे हिंदी या इंग्लिश वाले पेपर में। सो सेशनल इंटरनल असेसमेंट में बी एडेड अंडर प्रैक्टिकल section। so any discrepancy in the entry of the marks pertaining to theory practical total will be sole responsibility to the category। तो ध्यान देना, मार्क्स में कोई भी गलती से भरे और तो आपका परसेंटेज घट जाएगा टोटल में, तो उसके लिए आप ही खुद जिम्मेदार होंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए, अगर कैंडिडेट डिजायर्स टू सीकिंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट सुपरनमरी कोटा कैन अप्लाई फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 गेम स्पोर्ट। तो स्पोर्ट कोटा के आधार पे आप लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मैक्सिमम 3 मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर इशूड बिटवीन दिस। सो आपके पास जो भी मतलब पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला होगा 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में, तो वो आपको अटैच करके वो अपलोड करना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड बिफोर एंटरिंग द फॉर्म। तो आप कहीं भी साइबर कैफे या खुद से भरो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने एक फोल्डर में रख लेना। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए सेल्फ जो भी डॉक्यूमेंट है आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए इतने से इतने तारीख के बीच में। जैसे तो 14 ECA कैटेगरीज दिए गए हैं, उसके लिए अपलोड द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेट सजेस्टेड इन द सेक्शन। सो एनेक्सर 4 तो अभी यहाँ दिख नहीं रहा, बट वहाँ पे दिया हुआ कि कितना MB होना चाहिए, किस फाइल में होना चाहिए, PDF होना चाहिए, JPG होना चाहिए क्या, तो उस फॉर्म में उनको अपलोड करना है। जैसे SC ST EWS NCL PWD सिंगल चाइल्ड सर्टिफिकेट, ऑर्फन मस्ट मेंशन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। चलो सो ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम, माता पिता का नाम सब मैच कर लेना, सब सही तो है, उसके बाद अपलोड करना है। इफ एनी फॉल्स अटेस्टेशन फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड विल बी कनेक्टेड, सो आपका नो फी विल बी रिफंडेड इन द, ठीक है, गलत अगर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो आपको कोई पैसा रिफंड नहीं होगा और आपको सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। प्रीव्यू नो चेंज एडिट, सो प्रीव्यू आपको मिलेगा लास्ट में जब आप सारा फॉर्म भर दोगे, रिव्यू देख लेना सही से, उसके बाद से फाइनल सबमिशन करना। फॉर पेमेंट कैंडिडेट शुड यूज द मेथड होगा, ठीक है, फिर पेमेंट कर देना जो है। फेज 2 में फिर आएगा क्या, उसके बाद से फिर फाइनल सबमिशन पेमेंट करने के बाद से फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ COT UG रिजल्ट, जो COT UG का रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो कैंडिडेट मस्ट गिवन हिज प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम प्लस कॉलेज फॉर एवरी UG प्रोग्राम। सो कैंडिडेट मस्ट गिव हिज प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम्स। सो प्रोग्राम जो भी कॉलेजेस हैं उनको प्रेफरेंस देना ध्यान से। फॉर फिलिंग प्रेफरेंस प्रोग्राम प्लस कॉलेजेस कॉम्बिनेशन इन विच द कैंडिडेट विल टेकिंग एडमिशन। मैपिंग सब्जेक्ट करेक्टली इज इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सो अपना मैप कर लेना, देख लेना जो भी उस कोर्स के लिए जो भी मतलब मैंडेटरी आपको क्लास 12th में जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब मैच कर लेना। सो phase 1 will be required to the map the subject studied in the class 12 with the test paper in which they have appeared. For admission for University Delhi, it is mandatory to candidate to appear in the COT UG in those subjects in which
शी ही पास्ड क्लास 12। सो आपका ज़रूरी है कि जिस भी प्रोग्राम में आपने डाला है, कोर्स में आप जाना चाहते हो, या फिर जो आपका 12th का प्रोग्राम है और जो आपने CUT-UG में कोर्स लिए हैं, उनका उनका उसी से आपने CUT-UG में जो कोर्स आपने लिए है, जो एग्ज़ाम दिए, वो उसी मुताबिक हो जो प्रोग्राम या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी के तौर पे दिया गया था। तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो देख के ही आपने CUT-UG का फॉर्म भरा होगा, तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बट हाँ, अभी भी कोर्स उसी हिसाब से सेलेक्ट करना जो आपने पहले CUT-UG में के फॉर्म भरने के टाइम देख के भरा होगा। तो बेसिकली किसी में जैसे जनरल एप्टीट्यूड का आपने एग्जाम ही नहीं दिया, लेकिन किसी एक्स कोर्स में जनरल एप्टीट्यूड चाहिए और उसको आपने प्रेफरेंस दे दी है, तो वो मिलने की चांस घट जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा, फिर ये बात है। इन केस द सब्जेक्ट स्टडीड 12th इज नॉट मेंशन्ड इन द CUT-UG, द कैंडिडेट मस्ट हैव द appeared in the language domain a specific subject that is similar to closely to the। अगर कोई CUT-UG में जो क्लास 12th में अपना सब्जेक्ट लिया है और वो मेंशन नहीं है CUT-UG में, तो उससे रिलेटेड लैंग्वेज या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको उससे मोस्टली क्लोज टू सब्जेक्ट आप चूज करोगे। सो फॉर एग्जांपल, इफ कैंडिडेट हैज द स्टडीड बायोकेमिस्ट्री इन द 12th, सो बायोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ा अगर किसी बच्चे ने, तो CUT-UG में उसने अपेयर किया है, बायोलॉजी को आप चूज कर सकते हो। इस तरह से वो बता रहे हैं। प्रेफरेंस सिलेक्शन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफरिंग 79 UG प्रोग्राम एंड 186 BA प्रोग्राम, कॉम्बिनेशन ऑफ 69 कॉलेजेस। सो 69 कॉलेजेस, 186 BA प्रोग्राम है, 79 UG प्रोग्राम है, तो उसमें ध्यान से अपने कॉलेजेस को लिस्ट आउट करना। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि जो दिल्ली में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में वही कॉलेजेस होंगे, उससे एफिलिएटेड दिल्ली के आसपास या दिल्ली के बाहर के कॉलेजेस भी होंगे, जो आपको मिसअंडरस्टूड नहीं होना कि उसमें एडमिशन लेने का मतलब आपका दिल्ली नॉर्थ या साउथ कैंपस में हो रहा है, जो मेन दिल्ली का कैंपस है। तो इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू चूज मेनी प्रोग्राम एज she wish to join, provided fulfill the program eligibility of the selected program। So ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आप चूज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस बढ़ेंगे आपके कोर्स मिलने के लिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर सेव एंड प्रेफरेंस द रेगुलर इंटरवल। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद से आपको सेव करना नहीं भूलना है, और द प्रेफरेंस ऑफ ए रेगुलर इंटरवल ओनली, मतलब जब भी चूज कर रहे हो उसके बाद से आपको सेव करते जाना है एक एक के बाद। सो ओनली प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन सेलेक्टेड एंड सेव्ड बाय द कैंडिडेचर ड्यूरिंग द प्रेफरेंस फिलिंग विल बी कंसिडर्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ अपग्रेडेशन। सो द कैंडिडेट मस्ट प्रीव्यू द प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सेलेक्ट तो कर लिया है कॉलेज और प्रोग्राम, बट अगर आप सेव नहीं कर रहे तो उसको अपग्रेड या कंसीडर नहीं करेगा, तो उसको सेव करते जाना है बार बार। सो कैंडिडेट मस्ट प्रीव्यू द प्रेफरेंस सिलेक्शन टू कंफर्म देयर सेव्ड चॉइस। सो रिव्यू कर लेना, देखना चॉइस सेव करने के बाद से पहले, उसके बाद से करना। अपॉन रीचिंग द डेडलाइन ऑफ द फेज 2, सेव्ड प्रेफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली गेट लॉक्ड। सो जो भी, अगर आपने लॉक नहीं भी किया है, बट आप अपने से लॉक करना, लॉक नहीं भी किया है तो डेडलाइन के बाद ऑटोमेटिकली जो भी आपने सेव प्रेफरेंस किया है, सेव प्रेफरेंस वो लॉक हो जाएगा। लॉकिंग प्रेफरेंस, एडिटिंग द प्रोग्राम कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट आफ्टर द डेडलाइन ऑफ द प्रेफरेंस फिलिंग नॉट बी अलाउड। तो फेज 2 में जब आप सेव कर दोगे, लॉक कर दोगे, उसके बाद से कोई चेंज नहीं कर पाओगे। डू नॉट बी इन हेजिट while selecting the program college ordering the preference, be patient and read the eligibility criteria of the program carefully as given on। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान से पढ़ो, जो भी कोर्स ले रहे हो उसका, जो कॉलेज चूज कर रहे हो, तो कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उसको ध्यान से चूज करो, और होप कि आपने CUT-UG के दौरान
हमारी वीडियो देखी होगी और कैसे कोर्स का एलिजिबिलिटी है वो देखा होगा, और उसी हिसाब से आप कोर्स इस बार भी डालोगे। सिमुलेटेड रैंक दे विल रिलीज, और फेज 3 होगा। फेज 3 में सीट अलोकेशन होगा। सीट अलोकेशन के बाद से द हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली अलोकेटेड टू द कैंडिडेट कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। प्रोग्राम और स्पेसिफिक मेरिट के हिसाब से उसको मिलेगा, कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के आधार पर मिलेगा, एनी अदर एलोकेशन रूल पॉलिसीज जो भी है उसके आधार पे। तो अगर टाई ब्रेक हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है, बच्चे के 2 बच्चे के मार्क्स, जैसे राम और श्याम के दोनों के एक्स मार्क्स हैं 45-45, सपोज दोनों के इतने मार्क्स हैं, और दोनों को अब किसको मिलेगा कॉलेज या उसका प्रेफरेंस, दोनों ने सेम ही प्रेफरेंस भी डाला है, तो फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उसी को मिलेगा। तो अगर शाम की एज ज़्यादा है तो शाम को मिलेगा, राम को नहीं मिलेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनल एलोकेटेड सीट, तो जब भी आपको सीट मिलेगा, जब आपको फेज 2 में जब सीट आपको मिलेगा, तो वन सीट हैज़ बीन एलोकेटेड, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सेप्ट ही करना है, बट आपको 2 ऑप्शन करना है ऑनलाइन अप्रूवल। सो या तो आप एक्सेप्ट करोगे या फिर आप यहाँ पे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड यहाँ क्यों नहीं दिया है, अपग्रेड और फ्रीज। हाँ, तो इस पे हम लोग बात करेंगे अपग्रेड और फ्रीज पे, कि और इसको पहले खत्म कर देते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो जैसे सीट होगा, मस्ट एक्सेप्ट द allocated seat. So once seat has been allocated, it is particular in a particular round the candidate must accept the allocated seat. So आपको ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज नहीं चाहिए या कोर्स नहीं चाहिए तो आप छोड़ दोगे, एटलीस्ट आपको एक्सेप्ट तो करना है, कम से कम आप पूरा उसको जो भी मिलेगा सीट उसको एक्सेप्ट कर लेना बिफोर लास्ट डेट ऑफ टाइम स्पेसिफाइड, जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले। उसके बाद से इन केस ए कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट इन द पर्टिकुलर राउंड ड्यू टू एलोकेशन in supernumerary quota, she must accept and take admission in only one allocated seat. So अगर आपने अलग अलग कैटेगरी लगा ली हैं और अलग अलग कोटा के हिसाब से आपको 2-3 सीट अलोकेट हो गया, तो जैसे स्पोर्ट के थ्रू या फिर सिंगल चाइल्ड के थ्रू, एससी कोटा के थ्रू, तो आपको कोई एक ही सीट एक्सेप्ट करनी है और आगे बढ़ना है। Inactivity of no action will be taken on as non-acceptance to the allocated seat. It will be treated as decline to the provisionally allocated seat, and the candidate will no longer to be able to participate in the subsequent regular allocation round of CSAS. So ये important है कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की, छोड़ दिया गलती से भी, तो आप चाह के भी फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। So online approval by the college. Once the candidate will accept करने के बाद से क्या होगा, after acceptance उसके बाद से provisionally allocated seat, concerned college will verify the eligibility and document uploaded by the candidate. So एक टाइमलाइन में वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट बच्चों का, और उस टाइमलाइन के बाद से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैपिंग और वैलिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन बाय ऑनलाइन ओनली विद द डिपार्टमेंट। ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस, इफ कॉलेज सीक मोर क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट, इट मे रेज क्यूरी टू द कैंडिडेट। सो अगर ऑनलाइन के दौरान अगर कोई डाउट होता है तो डिपार्टमेंट या एकेडमिक्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आफ्टर वेरिफिकेशन द कॉलेज विल आइदर अप्रूव और रिजेक्ट द प्रोविजनल एलोकेटेड सीट। सो प्रोविजनल एलोकेटेड सीट मतलब ये फाइनल एलोकेशन नहीं हुआ है। फाइनल एलोकेशन फिर आपके कॉलेज जाने के बाद फी पेमेंट वगैरह के बाद होता है। तो प्रोविजनल एलोकेशन में आपका हो ही जाता है सबका अप्रूव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नो एप्लीकेशन विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड बाय द कॉलेज। इन केस ऑफ अप्रूवल, अगर अप्रूवल हुआ,
Once the college accord approval, will have to pay the admission fee. So एडमिशन फी उनको पे करना पड़ेगा उन टाइमलाइन के दौरान, और कितनी फी है उसको हम लोग देखेंगे सेक्शन 6(4). सो इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन हो गया तो एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन इफ द एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड द कॉलेज विल स्टेट द रीजन for the rejection. For rejecting application, the college will indicate any of the following reason. So candidate must regularly check their dashboard, respond to the queries in the reason. So कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको ये नहीं कि भर दिया फिर छोड़ दिया, आप बीच बीच में चेक करते रहना अपना पोर्टल डैशबोर्ड, ताकि क्या पता अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत आई तो आपसे एकेडमिक्स पूछ सकती है कि ये डॉक्यूमेंट गलत है या कुछ आपने छोड़ दिया है सब्जेक्ट में, तो उसमें इम्प्रूव करके आप वापस उनको डॉक्यूमेंट दे सकते हो। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी ड्यूरिंग द अप्रूवल कॉलेज। सो कॉलेज अप्रूवल्स के दौरान आपको जो भी वो पूछते हैं उनका जवाब आपको देना है। एडमिशन टू द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विल हैव टू पे द एडमिशन फी। ठीक है, जो भी फी होगा प्रोविजनली सीट एलोकेट होने के बाद से जो भी फी होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट दैट अराइज ड्यू टू द रिजेक्शन, कैंसिलेशन एंड विड्रॉल, द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मल्टीपल एलोकेशन राउंड। ठीक है। सो बच्चे अपग्रेड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर राउंड विल बी कंसिडर्ड। अगर और भी राउंड होते हैं तो उसमें अपग्रेड ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट हु वर एलोकेटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड इन ए सब्सिक्वेंट राउंड। इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पहला प्रेफरेंस जो भी आपने लिया है और आप अपग्रेड कर रहे हो तो पहला प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद से जो भी अपग्रेडेशन में मिलेगा फिर वो आपको लेना होगा। लेकिन आप उसको फ्रीज भी कर सकते हो, वो चीज़ मैं बताता हूँ। अपग्रेड और फ्रीज, सो दो चीज़ें हैं, अपग्रेड और फ्रीज, इन दोनों का मतलब क्या है ना। सो अपग्रेड का मतलब क्या है, एन admitted candidate can select the upgrade option which will allow upgradation to higher preference where she had taken admission. Admitted candidate who opt for the upgrade will be upgraded subject to the availability of a seat as per the allocation policy. A candidate who opt upgrade can also reorder the program, college and where higher in the preference in the allocated. सो अगर जो भी बच्चा अपग्रेड ले रहा है, अपग्रेड चूज करने का मतलब क्या है कि जो भी आपको सीट मिला है उससे ऊपर जो आपने चॉइस किया था उसी में आपको कॉलेज मिलेगा। अब उससे नीचे वाले कॉलेज नहीं मिलेंगे या कोर्स नहीं मिलेगा। और अगर आपने ऊपर वाले जो किए हैं उसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो या सीक्वेंस चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर पाओगे। देन उसके बाद से क्या है, चूजिंग द अपग्रेड ऑप्शन मीन दैट कैंडिडेट कंसेंट to be considered for allocation of a seat as per her higher preference where he is already admitted in the subsequent round if any. If candidate choose the upgrade option and new reference is allocated to him her as per the allocation policy, his her current seat on which she is currently admitted will be auto cancelled. In such cases, she acceptance of upgrade seat will be auto accepted and the fee will be auto adjusted. In case candidate get upgraded and the admission fee of the upgraded seat is more than the already deposited fee, the candidate will have to mandatorily pay the differential amount within the stipulated time. Failing the provisionally upgrade, the seat will be cancelled and the candidate will be out of the CSS. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस यहाँ पे वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाने दो, लेकिन गलतियाँ नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने एप्लीकेशन फी फर्स्ट एलोकेशन में आपने एप्लीकेशन फी डाल दी, आपने अपग्रेड के लिए चूज किया, आपको एक अपग्रेडेड कॉलेज भी मिल गया आपके ऊपर वाले प्रेफरेंस में। तो अगर उस प्रेफरेंस का कॉलेज का फी सेम है, एडमिशन फी सेम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एडमिशन फी ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंट अमाउंट मतलब जितना ज़्यादा है तो फिर उसमें आपको पे करना पड़ेगा। अगर बीए का मान लो
4,000 फीस था, अपग्रेड करके आपको मिल गया सपोज बीएससी, तो फिर उसका फीस है 5,000। तो आपको सिर्फ, पहले आपने 4,000 कर रखा है तो सिर्फ 1,000 रुपये आपको पे करना है, वो भी टाइम से पहले, अदरवाइज आपका दोनों हाथ से निकल जाएगा, जो अलोकेटेड था और जो अपग्रेडेड है। सो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फिलिंग विच द प्रोविजनली अपग्रेडेड सीट विल बी कैंसिल एंड द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ द सीट। सो मतलब जो अपग्रेडेड सीट है वो कैंसिल होगा, जो था वो रह जाएगा एक्सेप्टेंस। और इस दौरान मतलब जो भी आपका अपग्रेडेड सीट मिलेगा उसको ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको वापस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो पुराना सीट था वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर सिमिलरली द प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन विच वर बिलो इन द प्रेफरेंस ऑर्डर at which the candidate has taken an admission earlier will never be offered again to the candidate in any subsequent regular allocation। तो जो भी आपसे नीचे अपग्रेडेशन में नीचे वाले जो कॉलेजेस होंगे या कोर्स होगा वो वापस आपको फिर नहीं मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोग्राम कॉम्बिनेशन विच हैड टेकन एडमिशन अर्लियर विल नेवर बी ऑफर टू द कैंडिडेट इफ एनी सब्सिक्वेंट राउंड। तो जो भी आपको अपग्रेड किया आपने उसके बाद से जो पहले राउंड में आपको मिला था वापस वो नहीं मिलेगा, ये याद रखना। द अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट हु वाज एलोकेटेड his or first preference। The upgrade option will not be available for the candidate who was allocated his or first preference। ये तो बात सही है ना, आपने जो पहला प्रेफरेंस आपने दिया वही आपको मिल गया, तो उसमें अपग्रेड तो आप नहीं कर पाओगे। द अपग्रेड ऑप्शन विल बी नॉट अवेलेबल टू द कैंडिडेट हु हैड ऑप्टेड फॉर फ्रीज। अब जो भी बच्चे फ्रीज ऑप्शन लेंगे उनके लिए अपग्रेडेशन नहीं होगा। अपग्रेडेशन तो आपको समझ में आ गया क्या है। अब फ्रीज की बात करेंगे हम लोग। क्या आ गया फ्रीज? फ्रीज में यहाँ पे कुछ और बात करनी है। हाँ, कैंडिडेट मस्ट फ्रीज देयर एडमिशन ओनली इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द एलोकेटेड सीट, डू नॉट वांट टू कंसीडर फॉर द सब्सिक्वेंट एलोकेशन। यही फ्रीज का मतलब है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो जो भी आपको मिला है सीट, तो आप एक्सेप्टेंस के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद से फ्रीज कर दो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो ना, तो फिर आप अपग्रेडेशन देना। ऑन सेलेक्टिंग फ्रीज सच कैंडिडेट विल बी नेवर अलाउड टू आउट फॉर द अपग्रेडेशन। तो ये सारी चीजें, फ्रीज करने के बाद से आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा कभी भी, और आपको जो भी कॉलेज अलोकेट हुआ है और कोर्स एलोकेट हुआ है वही आपका रह जाएगा। एडवाइस क्या है? वंस द फ्रीज ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड ए कैंडिडेट विल नॉट एबल टू allowed for upgrade। Okay, candidate opting for the either upgrade or neither upgrade nor freeze। जो भी बच्चा अपग्रेड या फ्रीज नहीं ले रहा कुछ भी, if a admitted candidate neither opt for the upgrade nor freeze and remain inactive, the admission taken by him her will be considered, will not be considered for the upgradation। So ठीक है, जो भी बच्चा नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं लेता, तो उसका जो था वही रह जाएगा, बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए अपग्रेडेशन। Now, cancellation of provisionally allocated seat. Candidate who provisionally allocated seat is cancelled due to the above mentioned reason will forfeit the right to seek the admission। So, अगर इनमें से किसी के कारण से अगर आप का कैंसिलेशन हो गया है, तो आपको दंड दिया जाएगा, मतलब कुछ फाइन होगा। द राइट टू सीक द एडमिशन टू एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, चैप्टर 10 विड्रॉल ऑफ द एडमिशन। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो अपना एडमिशन, ए कैंडिडेट हु हैज टेकन द एडमिशन प्रोग्राम विश टू विड्रॉ कैन डू so through his her dashboard, selecting the withdraw option, paying
एंड ऑप्शन एंड पेइंग विड्रॉ फी। तो विड्रॉ फी 1,000 आपको देना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल होगा। बाकी जो एडमिशन फी होगी वो रिफंडेबल हो जाएगी। सो द विड्रॉल ऑप्शन विल रिमेन सस्पेंडेड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पॉट एडमिशन राउंड इफ एनी। सो विड्रॉ ऑप्शन सस्पेंडेड रहेगा लगभग स्पॉट राउंड तक। The entire admission process of UG program is online, therefore any request sent through the post fax will not be entertained वगैरह। ठीक है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन था। मिड एंट्री। Through the provision of mid entry, the candidate who neither failed or to apply for the CSS within the stipulated time during phase 1 or could not complete phase 2 thus desirous participating CSS, UG can participate and when the announced by the university, such candidate can do so paying the mid entry। So अगर आप भूल गए, गलती से आपने नहीं अप्लाई किया फेज 1 के लिए और फेज 2 में, तो फिर आप मिड एंट्री में 1,000 रुपये देके आप आ सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मिड एंट्री होगी, बट अगर यूनिवर्सिटी ने कराया तो मिड एंट्री होगी, तो फिर आप 1,000 रुपये पे करके वापस एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हो। तो मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर द ECA स्पोर्ट, CW सुपर न्यूमरी कोटा परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम दैट इज दिस। सो इन सारे कोर्सेज के लिए मिड एंट्री अलाउ नहीं होगी। बाकी बहुत कुछ है स्पॉट एडमिशन। ओके, so for every spot admission round, the university will display the vacant seat of each program. A desirous candidate will have to opt for the program combination। So प्रत्येक स्पॉट एडमिशन के बाद से जो भी खाली सीटें होंगी और कोर्स होगा वो दिखाया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेगुलर CSS राउंड, इफ सीट रिमेन वैकेंट, अगर सीट खाली रह जाएगा तो स्पॉट एडमिशन होगा, और जो भी वैकेंट कॉलेज और सीट होंगे कोर्सेज वो मिलेंगे। इन स्पॉट एडमिशन लोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया: अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, ऑर्डर प्रेफरेंस, कैटेगरी, एनी अदर एलोकेशन। ठीक है, टाई ब्रेकिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सो कैंडिडेट विल हायर परसेंटेज। सो जो भी अगर टाई ब्रेक होता है तो 3 चीज़ों पे देखेंगे। अगर जो भी 3 बेस्ट सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा होगा उसको मिलेगा, या फिर 4 बेस्ट सब्जेक्ट में, या फिर 5 बेस्ट सब्जेक्ट में, या फिर जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा। और इसमें भी टाई हो जाएगा तो जिसका परसेंटेज एग्रीगेट परसेंटेज 10th में ज़्यादा होगा उसको मिलेगा। रिमिटेंस ऑफ फी। अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी, द कैंडिडेट मस्ट कीप रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये तो इंपॉर्टेंट है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर फॉर्म भर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो उसका फी या फिर UPI ट्रांजेक्शन आईडीज, ये सब रखना अपने पास संभाल के। ठीक है, और ये सारा काम लास्ट डेट पे नहीं करना, पेमेंट वगैरह उससे पहले ही कर लेना। ये सारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल है जहाँ पे आप अपना आ, स- अगर पेमेंट हो गया और डैशबोर्ड पे इनकम्प्लीट पेमेंट दिखाई दे रहा है या फिर पेमेंट का स्टेटस नहीं दिखा रहा, तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी, सीसेस एप्लीकेशन, रिफंड विल नॉट बी डन फॉर द फॉलोइंग। सीसेस एप्लीकेशन फी का कोई रिफंड नहीं होता, मिड एंट्री का नहीं, विड्रॉल फी का कोई रिफंड नहीं होगा, एडमिशन फी का हो सकता है अगर लोगे तो। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। हाँ, सारा हो जाने के बाद से आपको 1 अगस्त से पहले ही शायद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अब जाओगे। ठीक है, क्लास 12 पासिंग स्टेटस। ओके, अभी कुछ भी अगर आपको डाउट या कुछ पूछना है तो ग्रीवेंस में जाके, कुछ मेल आईडी कुछ नहीं दिया है, बट आप पूछ सकते हो देख ग्रीवेंस में, वेबसाइट पे जाके। सो एडमिशन टू परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम यही था। बेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं।
तो आपको ऑफलाइन बुलाया भी जा सकता है 7 बार, कॉल 7 टाइम फॉर द ट्रायल के लिए जो भी आपने किया है। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जा सकता है इफ नीडेड। मोर कैंडिडेट में कॉल फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट टू फिल द सीट। सेम सबके लिए ही है। ओनली सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय द फॉलोइंग गुरु इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड। सो जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो इनका, इनमें से कोई एक गुरु इंस्टीट्यूट का होगा तभी वो वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। मार्किंग स्कीम फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड मार्क्स 50, 20, 20, 20, 10, वेटेज 50%। क्राइटेरिया, सो मार्किंग स्कीम ऑफ द परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट ऑडिशन फॉर द कैंडिडेट हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। तो ये मार्किंग स्कीम आपको दी गई है अगर ये आपने लिया है तो। सो ये सारी चीजें आप देख लो, और ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट कोटा में भी है, तो ये सारी डिटेल्स एक बार आप अपने से थॉरोली भी देखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में। उससे पहले एक बार एडमिशन फी भी देखनी है ना, तो एक बार एडमिशन फी देखते हैं। तो ईसीएम में मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोटा मिला है, 14 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। अगर इनमें से कुछ है आपके पास सर्टिफिकेशन, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल, वेस्टर्न थिएटर, क्विज, डिवाइनिटी, एनसीसी, एनएसएस, योगा, इनमें से कुछ भी है आपको तो वो भी आप अपलोड करोगे सर्टिफिकेट। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के दौरान, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखो। क्लास 12, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट का नाम सब सही होना चाहिए। 12th का मार्कशीट जो टू CUT UG से मैच करना चाहिए। SC ST या माइनॉरिटी, PWB, कश्मीरी माइग्रेंट, ये जो भी सर्टिफिकेट है अगर आपको लगते हैं, इफ यू आर अंडर दैट कैटेगरी यू हैव टू अप्लाई। अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आपको देना पड़ेगा और आपको अपलोड करना है। OBC EWS सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट मतलब मस्ट बी इशूड आफ्टर March 31st 2025। तो रिसेंटली आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना OBC वाले, और EWS वाले भी 31st मार्च के बाद का जो होगा डॉक्यूमेंट वही देना। कैंडिडेट क्लेमिंग द एडमिशन ऑफ द ECA स्पोर्ट कोटा, उनको जो सर्टिफिकेट है रिक्वायर्ड हम लोग ने बात किया, वो सारे अपलोड करना। फॉर द BSc फिजिकल एजुकेशन, कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डिटेल। सो अगर फिजिकल एजुकेशन में है देन यू हैव टू सबमिट मेडिकल फिटनेस और 3 स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको देना है। जिसने कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक एज द सब्जेक्ट इन क्लास 12 एंड विश टू अप्लाई फॉर द BA ऑनर्स इन म्यूजिक मस्ट अपलोड सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द चैप्टर 20। तो जो चैप्टर 20 में हम लोग ने देखा था उसमें जो सर्टिफिकेट है वो डालना है। अगर आप 12th में म्यूजिक नहीं है आपका और आप म्यूजिक में लेना चाहते हो तो एडमिशन। उसके बाद से PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देनी है, डेटेड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1/6/2021 एंड इशूड बाय गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड डेटेड 5/5/2021 इशूड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन। सो ये डिटेल में इस डेट के आधार पे आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द CW कैटेगरी, सो अपलोड द एजुकेशनल कंसर्न सर्टिफिकेट। कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे, माइनॉरिटीज अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और कैंडिडेट हु विश टू सीक द एडमिशन अंडर द ऑर्फन कोटा अपलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्फन चैरिटेबल होम डेथ सर्टिफिकेट वगैरह। ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं अगर आप इस कैटेगरी में है तो। फॉर क्लेमिंग एडमिशन कैटेगरी फॉर द सिंगल चाइल्ड, सो इनसे सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना है।
हु विश टू सीक द एडमिशन यू टू वार्ड सुपरनरी, अगर वार्ड के हो तो एडमिशन अपलोड द सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो होगा इज उसके पेरेंट का, सो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। चलो उसके बाद से फ़ी की बात कर रहे थे, तो फ़ी हर कॉलेज और कोर्स का अलग अलग है, मैं यहाँ देख रहा था। तो हर कॉलेज है उसके कोर्स पे जाके आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो अपडेटेड ही दिखा रहा है बुलेटिन में। तो ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इंफॉर्मेटिव होगी। जय हिंद।